हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम आरओ और यूपी पीसीएस दोनों के एग्ज़ाम के लिए ये एक कंबाइंड ही नोट समझिएगा, क्योंकि इसमें सब चीज़ें लिखी गई हैं। और जैसे घटना चक्र की बुक हो गई, दृष्टि आईएएस की जो बुक आती है, और इसमें जो है एसके पांडे की बुक, तो एंशिएंट हिस्ट्री की जितनी भी अच्छी बुक हैं वो सब, उसके जो फैक्ट हैं वो सब यहाँ पर लिखे हुए हैं। फैक्ट के साथ जो भी चीज़ें हैं उसके पीछे की, वो भी सब यहाँ पर बताई जाएंगी और लिखी भी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से इसको टॉपिक को बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। ये सभी नोट्स वगैरह या फिर जो भी टेस्ट वगैरह है उसको ज्वाइन करने के लिए जो आरओ वाला ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी डिटेल आपको इसी नंबर पर, जो नंबर लिखा हुआ है, इसे व्हाट्सएप करके मिल जाएगी। इस पर अगर आप व्हाट्सएप कर देंगे आरओ ग्रुप डिटेल्स, तो इसी में आपको एक पीडीएफ भेज दिया जाएगा। उसको आप प्रॉपर्ली पढ़ लीजिएगा, क्या क्या चीज़ें उसमें मिलेंगी और कैसे पूरी डिटेल आपको कैसे ज्वाइन करना है, वो सब प्रोसेस इसी में बताया गया है। तो उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी में सभी नोट्स वगैरह सब्जेक्ट वाइज PYQ या फिर जो एक्सप्लेन टेस्ट, जो आंसर की के साथ जितने भी टेस्ट वगैरह हैं, जितने क्विज हैं, वो सब आपको यहीं पर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले ये शुरू करने के पहले हड़प्पा सभ्यता जो है, इसी में ये हड़प्पा सभ्यता वाला पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो एकदम ध्यान से देखिएगा। पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी। ये प्रीवियस ईयर किसी उसमें पूछा जा चुका है, जैसे ASI जिसको कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी स्थापना करी थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत करी थी, तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी ASI की 1861 में। इसके अलावा एक प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम आया था, जो कि 1904 में आया था। और ये संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो कर्जन के टाइम पे आया था। किसके समय पे आया था, गवर्नर जनरल जब था लॉर्ड कर्जन, उसी के समय पे 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम आया था। ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ जो बड़े बड़े बदलाव, जैसे हड़प्पा की खोज, मोहनजोदड़ो की खोज किस महानिदेशक के टाइम पे हुई थी, तो उस टाइम पे ASI के महानिदेशक कौन थे, जॉन मार्शल। ये जॉन मार्शल जो है 1902 में बने थे महानिदेशक, और काफी टाइम तक थे। तो सबसे बड़े बड़े काम इन्हीं के टाइम पे हुए थे, जॉन मार्शल के टाइम पे। इन्हीं के समय में ये वाला अधिनियम भी आया था, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, जो 1904 वाला आया था। उस टाइम पे ASI महानिदेशक जॉन मार्शल ही थे, जिसमें जो है इसी अधिनियम के तहत एक केंद्रीकृत रूप दिया गया था। जो पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग था, उसको एक केंद्रीकृत रूप दे दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, ये सब बस थोड़ा थोड़ा चीजें जो फैक्ट लिखे उसको जरूर याद रखिएगा। आरओ में एकदम एग्जैक्ट फैक्ट पूछा जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। और वर्तमान में इसका नाम क्या है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। नेक्स्ट बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को और किन अन्य नामों से जाना जाता है, तो ये तो आपको पता ही होगा। हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहते हैं, क्योंकि पहला स्थान जो खोजा गया था वो हड़प्पा था। इसके अलावा सैंधव सभ्यता भी इसको कहा जाता है। प्रथम नगरीय सभ्यता भी ये थी, मतलब अभी तक की सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी ये। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है इसको, क्योंकि कांसे का यूज किया जाने लगा था इस टाइम पे। तो ये कुछ अलग अलग नाम है। इसके अलावा पहला स्थल जो खोजा गया था वो हड़प्पा था, 1921 में खोजा गया था। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। ये बेसिक बातें हैं कुछ। इसके अलावा सिंधु सभ्यता की दूसरी खोज क्या थी, तो मोहनजोदड़ो थी, जो कि 1922 में खोजा गया था ये स्थल। किसने इसकी खुदाई करवाई थी, मतलब खोज किसने की थी, तो राखालदास बनर्जी ने की थी। ये दोनों मतलब शुरू के हैं। और इन दोनों की खोज के समय ASI के महानिदेशक कौन है, तो जॉन मार्शल, जो हमने अभी देखा था कि सबसे ज्यादा बड़े बड़े बदलाव इन्हीं जॉन मार्शल के टाइम पे ही हुए थे, जब ये महानिदेशक थे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के। नेक्स्ट बात करेंगे, अब सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण पूछा जाता है कि कब से कब तक की सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे ज्यादा जो माना जाता है वो कार्बन डेटिंग वाला माना जाता है। अब कार्बन डेटिंग वाली भी डेट अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखी, घटना चक्र में अलग लिखी है। इसके अलावा जो दृष्टि आईएएस की बुक है उसमें अलग लिखी है, जो एसके पांडे की बुक है उसमें अलग लिखी है, और जितनी भी साइट है आप गूगल पे ही करेंगे तो उसमें भी अलग अलग डेट लिखी है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो मानी जाती है, कहा जाता है कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का ये टाइम था। जब एग्जाम में पूछा जाता है तो जो एकदम मोटा मोटा लेके पूछा जाता है, इतना बहुत दूरी उसकी नहीं होती, मतलब आप समझ पाएंगे ऑप्शन देख के। तो ये जान लीजिए कि 2500 से 1750 इसकी जो मेन टाइम था इसका। लेकिन चरम स्थिति कब थी, तो 2300 से 1900 ईसा पूर्व, जब चरम पे थी अपनी व्यवस्था ये सिंधु घाटी सभ्यता, 2300 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में। तो बस इतना याद रखिएगा, 2500 से 1750 या इसी के आसपास थोड़ा सा, और ऑप्शन से आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, सिंधु कालीन जो अन्य सभ्यताएं थी वो कौन कौन सी थी,
तो मेसोपोटामिया की सभ्यता भी उसी टाइम पे थी, मिस्र की सभ्यता उसी टाइम पे थी। तो ये कुछ समकालीन जो सभ्यताएं थी। कुछ विद्वान थे जिन्होंने अपना जो है अलग अलग इसका टाइम पीरियड बताया सिंधु सभ्यता का। तो उन विद्वानों के द्वारा जो इसका समय निर्धारण किया गया है वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर पेपर टफ बनेगा तभी ये क्वेश्चन आएंगे, वैसे जो है इसको बस पढ़ लेना है अभी। तो माधव स्वरूप वत्स जो है ये इन्होंने कहा था कि 3500 से 2500 ईसा पूर्व जो है सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड है। 3500 से 2500, थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि 10 का अंतर है यहाँ पर। 3500 से 3500 और 25 में। तो ये माधव स्वरूप वत्स ने कहा था। फिर जॉन मार्शल का भी इंपॉर्टेंट है, 3250 से 2750 इन्होंने कहा था। जॉन मार्शल ने कहा था 3250 से 2750। तो इन दोनों लोगों ने, माधव स्वरूप वत्स और जॉन मार्शल ने कुछ ज़्यादा ही पीछे की सभ्यता इसको बता दिया है। फिर अर्नेस्ट मैके ने कहा था कि 2800 से 2500 ईसा पूर्व, 2800 से 2500 ईसा पूर्व अर्नेस्ट मैके ने कहा। मार्टिमर व्हीलर ने क्या कहा था, तो 2500 से 1700। मार्टिमर व्हीलर ने 2500 से 1700, इनका वाला थोड़ा इन दोनों का जो है थोड़ा ज़्यादा माना जाता है। मार्टिमर व्हीलर 2500 से 1700। फिर गैड ने कहा था 2350 से 1700। फिर फेयर सर्विस ने कहा था 2000 से 1500। अब ये ना याद रहे फिर भी चलेगा, बस एक मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए कि माधव स्वरूप वत्स और जॉन मार्शल ने काफ़ी बाद का बताया था, 3000 के बाद। तो ये पुरानी सभ्यता, इसको बहुत ज़्यादा बोला था इन लोगों ने। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे सिंधु सभ्यता के स्थलों का जो आकार है वो कैसा है, कि मतलब जो स्थल इसके फैले हुए हैं वो किस आकार में फैले हैं, तो त्रिभुजाकार है। इसके अलावा यहाँ पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूछा जाता है, तो ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब ये जो सबसे उत्तरी स्थल है वो कौन सा है, तो मांडा है जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है जम्मू कश्मीर में। सबसे दक्षिणी कौन सा है, तो दायमाबाद है जो कि गोदावरी नदी के किनारे है। प्रवरा एक नदी है गोदावरी की सहायक, वो भी मानी जाती है, अभी हम आगे देखेंगे। तो प्रवरा या गोदावरी दोनों कहा जा सकता है। दायमाबाद गोदावरी नदी के किनारे है महाराष्ट्र में। फिर जो सबसे पूर्वी स्थल है वो आलमगीरपुर यूपी का है, हिंडन नदी के किनारे है मेरठ में। सबसे पश्चिमी है सुतकांगे डोर जो कि दास्क नदी के किनारे है बलूचिस्तान में। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये तो मतलब चारों ये याद रखना है जरूर, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अब उद्भव की बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता का उद्भव जो है ये विदेशी आके उसका उद्भव किए थे, मतलब बाहर के लोग आके इसको बसाए थे या फिर भारत के ही लोगों ने इसको बसाया। तो अलग अलग विद्वानों का इसके लिए अलग अलग मत है। किसने किसने कहा कि विदेशी उद्भव हुई है, तो मार्शल ने कहा था, जॉन मार्शल ने, मार्टिमर व्हीलर ने कहा था, गार्डन चाइल्ड ने कहा था, क्रेमर ने कहा था, डी कौसाम्बी ने, एस.डी. सांकलिया ने। अब ये दोनों नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये भारतीय हैं और इन्होंने कहा था कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो उद्भव है वो विदेश के मतलब विदेशी लोग आए और उन्होंने इसका जो है इसको डेवलप किया था। तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, एस.डी. सांकलिया और डी कौसाम्बी, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा था कि विदेशी उद्भव है ये सिंधु सभ्यता। अब किसने किसने माना था कि जो सिंधु सभ्यता है इसका उद्भव भारतीयों के द्वारा ही किया गया है, भारत में ही इसका उद्भव हुआ है। तो ये थे अमलानंद घोष, आलचिन दंपति, एस.आर. राव और डी.पी. अग्रवाल। देखिए दोनों लोग के नाम आ से हैं, अमलानंद घोष, आलचिन दंपति हो गए, फिर एस.आर. राव और डी.पी. अग्रवाल। इन लोगों ने कहा था कि जो सिंधु सभ्यता है ये स्वदेशी उद्भव है। और यहाँ पर विदेशी वाले देखिए सभी विदेशी हैं, विदेशी नाम है, और दो यहाँ पे जो इंडियन है उन्होंने भी ऐसा बोला कि विदेशी उद्भव है, डी कौसाम्बी और एस.डी. सांकलिया। नेक्स्ट बात करेंगे, अब कुछ विद्वान हैं जिन्होंने माना कि सिंधु सभ्यता का उद्भव जो है किसके द्वारा किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने कहा था कि आर्यों के द्वारा सिंधु सभ्यता की स्थापना की गई थी। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने आर्य बोला। फिर यहाँ पे लक्ष्मण से आर्य आप समझ सकते हैं कि लक्ष्मण जो राम लक्ष्मण लोग होते थे, आर्य मतलब आर्यों की मान्यता रखते थे। फिर गार्डन चाइल्ड और व्हीलर जो विदेशी लोग हैं ये, इन्होंने कहा था कि सुमेरियन लोगों ने जो है यहाँ पर सिंधु सभ्यता की स्थापना करी। सुमेरियन लोग जो मध्य एशिया वाले लोग होते थे उन्होंने आकर भारत में जो है सिंधु सभ्यता की स्थापना की। राखाल दास बनर्जी जो हमारे इंडियन हैं जिन्होंने मोहनजोदड़ो की भी खोज करी थी, उन्होंने कहा कि भारत का जो द्रविड़ समुदाय है, जो दक्षिण भारतीय लोग हैं, उन्होंने जो है ये सिंधु सभ्यता की स्थापना की थी। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। राखाल दास बनर्जी ने कहा था कि द्रविड़ियन जो है उन्होंने सिंधु सभ्यता की स्थापना करी। अब यहाँ पे देख लेंगे सिंधु सभ्यता की नगर योजना कैसी थी। पहली नगरीय सभ्यता थी तो इसकी कुछ प्रणाली भी होगी, जैसे समकोण पर काटती थी सड़कें जो है ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी, जो समकोण पर काटती थी। पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था थी, सब चीज़ें साफ सुथरा थी। जल निकास की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। अभी हम इसका कुछ अपवाद भी देखेंगे, लेकिन अभी जितना भी मेन चीज़ है वो देख लीजिए। जैसे जल निकास की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। दरवाजे खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे, अंदर की तरफ खुलते थे, मेन रोड की तरफ नहीं खुलते थे। ढकी हुई नालियाँ होती थी, साफ सुथरा माहौल होगा तो ढकी नालियाँ भी होंगी। पक्के मकान थे, सामान्यतः मकान जो होते थे पक्की ईंटों के बने होते थे।
आंगन, रसोई घर, स्नान घर, ये सभी होता था घरों में। इसके अलावा 4 से 5 कमरे होते थे, सीढ़ी वाले घर होते थे, सीढ़ी का भी प्रमाण मिला है। इससे पता चलता है कि 2 स्टोरी 3 स्टोरी भी घर बनते होंगे, 2 स्टोरी तो बनते ही होंगे, सीढ़ी का प्रमाण मिला है। इसके अलावा एक चीज जो है, नगर को 2 भागों में, जितने भी नगर हैं उनको 2 भागों में बांटा गया था। अभी हम आगे इसके अपवाद देखेंगे, लेकिन जितने भी नगर थे उनको 2 भागों में बांटा गया था। एक होता था पश्चिमी टीला, एक होता था पूर्वी टीला। जो पश्चिमी टीला होता था वो दुर्ग से, मतलब रक्षा प्राचीर, जो एक दीवार से, दुर्ग से जो है ढका हुआ होता था, उसकी चारों तरफ मतलब दीवार होती थी, दुर्ग होता था। तो ये शासक वर्ग के लिए होता था, जो बड़े अधिकारी या शासक वर्ग होता था उसके लिए पश्चिमी टीला होता था। थोड़ा छोटा होता था, थोड़ा ऊंचाई पर होता था और ये दुर्ग से ढका हुआ होता था। और जो पूर्वी टीला होता था ये दुर्ग से ढका हुआ नहीं होता था, इसके किनारे किनारे कोई रक्षा प्राचीर नहीं होती थी और ये आम जनता के लिए, श्रमिक वर्ग या फिर जो किसान वर्ग, ऐसे लोगों के लिए होता था ये। तो ये हो गया पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला। आगे बात करेंगे इसके जो ऊपर चीज़ें अभी हमने पढ़ी, जो अच्छा माहौल, हर चीज़ें जो पढ़ी अभी, उसके कुछ अपवाद भी हैं। अब अपवाद कौन कौन से हैं? जैसे हर जगह जो पक्के मकान होते थे, लेकिन कालीबंगा जो कि राजस्थान में है और रंगपुर जो कि गुजरात में है, इन दोनों जगह पे हमें कच्चे मकान भी मिले हैं, जो मिट्टी के मकान भी हमें यहाँ पर मिले हैं, कालीबंगा से और रंगपुर से। तो ये अलग से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा कालीबंगा जो जगह है, यहाँ का पूर्वी टीला भी दुर्गीकृत था। देखिए अभी हमने देखा था कि जो पश्चिमी टीला होता था उसी के किनारे दुर्ग होता था, पूर्वी टीले के किनारे दुर्ग नहीं होता था। लेकिन कालीबंगा में पश्चिमी टीले के किनारे भी दुर्ग था और जो पूर्वी टीला था उसके भी चारों ओर दुर्ग था। तो ये याद रखना है, कालीबंगा एक अपवाद हो गया। दूसरा अपवाद जो है ये कि लोथल, सुतकोटदा, ये दोनों जो जगह है यहाँ पे संपूर्ण क्षेत्र एक ही दुर्ग के अंदर था। जैसे पूर्वी टीला हो गया, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, यहाँ पे जो है एक ही दुर्ग से ढका हुआ होता था, मतलब एक ही रक्षा प्राचीर के अंदर दोनों होते थे। कहाँ पे? लोथल और सुतकोटदा में। तो ये याद रखना है। इसके अलावा चंद हुदड़ों से, ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है, चंद हुदड़ों से दुर्ग का कोई साक्ष्य नहीं मिला, यहाँ से दुर्ग ही नहीं मिला है, तो यहाँ पे दुर्ग नहीं होता था। नेक्स्ट बात करेंगे धौलावीरा की। तो धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था। नॉर्मली जो होता था एक पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला, लेकिन धौलावीरा जो जगह है गुजरात में, यहाँ पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। ये 1, 2, 3, और ये वाला जो मेन वाला होता था सबसे पश्चिमी, इसी को केवल दुर्ग से ढका गया था। नेक्स्ट बात करेंगे एक और जो अपवाद है कि नॉर्मली सभी जगह पे जो खिड़की दरवाजे होते थे वो मेन रोड की तरफ नहीं होते थे, लेकिन लोथल जो जगह है गुजरात में, वहाँ पे जो है खिड़की दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। लोथल में मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। फिर सब जगह जो है जल निकास की प्रणाली बहुत अच्छी थी, लेकिन बनावली जो की है हरियाणा में, बनावली में जल निकास की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, बनावली में अच्छी व्यवस्था नहीं थी। अब यहाँ पे स्थल और किस नदी के किनारे उत्खननकर्ता कौन है, वर्तमान में किस राज्य में पड़ेगा। अब जैसे पीसीएस वगैरह में, आरओ यारो वगैरह में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उसमें अगर कुछ स्थल दे दिया गया है, इसको पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण अरेंज करो, तो या फिर तो इसको आप अरेंज इस तरह से करेंगे किस राज्य में स्थित है। जैसे हमने पाषाण काल में देखा था, पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दी गई है आरओ यारो की, उसी में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। कल वाले वीडियो और परसों वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जहाँ से एंशिएंट हिस्ट्री शुरू हुआ है, यहाँ से आपको सभी चीज़ें कवर होती चलेंगी, तो इसको देखते रहिएगा। तो यहाँ पे अगर आपको अरेंज करना हो तो आपको स्टेट का नाम पता होना चाहिए। जैसे हड़प्पा की बात हो गई, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। उत्खननकर्ता कौन थे? तो दयाराम सानी थे। 1921 में इसकी जो है इसकी खोज करी थी। और कहाँ पे ये पाया गया है? तो माउंट मोगरी जिला पाकिस्तान में स्थित है। ये हड़प्पा जो है माउंट मोगरी जिला पाकिस्तान में स्थित है, रावी नदी के किनारे। फिर मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और इसकी जो खोज करी थी किसने करी थी? तो राखालदास बनर्जी ने करी थी 1922 में, 1 साल बाद ही। और कहाँ पर है ये? तो लरकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में ही स्थित है ये। यहाँ पे जिला इसका लरकाना याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जा चुका है पहले। फिर चंद हुदड़ों की बात करें तो ये सिंधु के किनारे स्थित है। जितने लगभग स्थल हैं, ज़्यादा स्थल जो शुरुआत में खोजे गए थे वो सिंधु नदी के या फिर उसकी सहायक नदी के आसपास ही खोजे गए थे, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। चंद हुदड़ों की बात करें तो इसकी खोज करी थी माधव स्वरूप वत्स ने 1934 में। और उत्खनन किसने किया था? तो ये दोनों नाम अलग अलग पूछे जाते हैं, उत्खननकर्ता अलग थे, खोजकर्ता अलग थे, और ये पहले भी पूछा जा चुका है। उत्खननकर्ता कौन थे? तो अर्नेस्ट मैके थे। 1935 में चंद हुदड़ों की इन्होंने खुदाई करवाई थी। और कहाँ पर स्थित है ये? तो ये भी पाकिस्तान में ही है, सिंध प्रांत में। नेक्स्ट बात करेंगे कालीबंगा की, जो कि घग्घर नदी के किनारे स्थित है। इसके जो उत्खनन करते थे वो बीबी लाल और बीके थापर, बीबी लाल और बीके थापर। वर्तमान में ये हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है, हनुमानगढ़ जिले राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। फिर आता है कोटदीजी, ये सिंधु के किनारे स्थित है कोटदीजी, और इसके जो उत्खनन करता थे फजल अहमद खान थे।
और ये पाकिस्तान में ये स्थित है। कोट दीजिए, बस इतना याद रखिए, पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु के किनारे है। रंगपुर जो है, ये नदियों के नाम इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में आते हैं, तो भादर नदी के किनारे स्थित है रंगपुर। SR राव ने इसकी खोज करी थी और ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इसके अलावा अहमदाबाद गुजरात में ही लोथल भी स्थित है। लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे है। लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे और रंगपुर भादर नदी के किनारे। बस याद रखिए कि दोनों गुजरात में है, रंगपुर भी गुजरात में है, लोथल भी गुजरात में है, और दोनों के उत्खननकर्ता कौन है, तो SR राव है। लोथल के भी उत्खननकर्ता SR राव। आगे बात करेंगे रोपड़ की, तो रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है रोपड़, और इसकी खोज करी थी यज्ञदत्त शर्मा ने। ये पंजाब में स्थित है और भारत वाले पाकिस्तान, जो पंजाब है उसमें स्थित है, और एक पंजाब पाकिस्तान में भी है, लेकिन ये भारत वाले में, इतना याद रखिएगा। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा। इसके अलावा यज्ञदत्त शर्मा ने ही आलमगीरपुर की भी खोज की थी, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है उत्तर प्रदेश के मेरठ में, जो कि सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है सिंधु सभ्यता का। आगे बात करेंगे सुतकांगेडोर, ये दास्क नदी के किनारे स्थित है सुतकांगेडोर, और इसके उत्खनन करता थे ऑरेल स्टाइन। अब कहाँ से क्या चीजें मिली हैं वो भी अभी हम लास्ट में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। सुतकांगेडोर जो है ये ऑरेल स्टाइन ने इसका उत्खनन किया था, और ये जो है पाकिस्तान में स्थित है। फिर बनावली जो है ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। RS बिस्ट इसके उत्खनन करता है, 1973 में इसका उत्खनन किया था। जो चीज़ जहाँ पे ईयर इंपॉर्टेंट रहता है वहाँ पे लिख दिया जाता है बस। और ये फतेहाबाद जिले हरियाणा में स्थित है। फिर यहाँ पे आता है धौलावीरा। धौलावीरा जो है ये लूनी नदी के किनारे स्थित है, वही लूनी नदी जो जाके कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। और ये जो है इसकी उत्खननकर्ता कौन है, तो JP जोशी और RS बिस्ट। देखिए RS बिस्ट का नाम धौलावीरा पे भी आया है और RS बिस्ट का नाम बनावली पे भी आया है, तो नाम इंपॉर्टेंट है। और लेकिन जो धौलावीरा के मेन व्यक्ति थे उत्खननकर्ता वो JP जोशी थे, तो धौलावीरा के बारे में JP जोशी ज़्यादा याद रखिएगा। और कच्छ जिला गुजरात में ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे मांडा की, तो मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे स्थित है, और ये सिंधु की सहायक नदी है चिनाब, जो मेन सहायक नदी है। इसके अलावा इसके उत्खननकर्ता कौन है, तो JP जोशी है। JP जोशी मांडा के हो गए, यहाँ पर धौलावीरा के भी हो गए। और ये मांडा स्थल कहाँ पे मिला है, जम्मू कश्मीर में, सबसे उत्तरी स्थल है ये सिंधु सभ्यता का। फिर आता है दायमाबाद, और ये प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। प्रवरा जो है गोदावरी की सहायक है। इसका उत्खननकर्ता कौन है, तो MN देशपांडे हैं। और ये कहाँ पर मिला है ये स्थल, तो महाराष्ट्र में मिला है। फिर आता है हुलास। हुलास जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है हुलास, और ये सहारनपुर जिले में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। फिर आता है देसलपुर। इसके बारे में बस इतना इंपॉर्टेंट है कि सहारनपुर जिले में पड़ता है। अभी क्या चीज़ यहाँ से निकली वो भी देखेंगे आगे। देसलपुर जो है ये गुजरात के कच्छ में मिला है। ये जो स्थल है, जो कुछ छोटे छोटे स्थल हैं, बस ये पूछा जाता है कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे राखीगढ़ी की। राखीगढ़ी जो है एक बहुत बड़ा स्थल माना जाता है सिंधु सभ्यता का, और ये जो है सरस्वती और दृश्यवती नदी इसके किनारे स्थित था। सूरज भान ने इसकी खोज की थी। कब की थी ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें, 1969 में, और अभी भी इसकी खुदाई वगैरह इसमें चीज़ें की जा रही हैं। और ये कहाँ पर मिला है, तो हिसार हरियाणा में मिला है। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में। नेक्स्ट बात करेंगे अब यहाँ से कहाँ से कौन सा अवशेष प्राप्त हुआ है, जो भी वस्तुएं मिली हैं। तो हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा से एक टीला मिला है जिसका नाम है माउंट एबी। माउंट एबी इसका नाम रखा गया है, माउंट एबी टीला। तो कहाँ से मिला है, ये हड़प्पा से मिला है। इसके अलावा एक कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम है R37 कब्रिस्तान जो है हड़प्पा से मिला है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, इसको उर्वरा देवी के रूप में दिखाया गया है पृथ्वी को, ये उर्वरता की देवी हैं। तो स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा हड़प्पा में मिला है। सीपी का एक पैमाना मिला है। शंख का बना हुआ बैल मिला है। इसके अलावा स्वास्तिक चिन्ह, चक्र चिन्ह, ये सब मिले हैं। गेहूं और जौ के दाने मिले यहाँ से। बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र मिला है। 12 कक्षों वाला अन्नागार मिला है। तो सबसे ज्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट है माउंट एबी टीला, R37 कब्रिस्तान, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, इसके अलावा बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर मोहनजोदड़ो की बात करें तो बृहद स्नानागार, सबसे बड़ा जो स्नानागार मिला है यहाँ से मिला है, और बहुत अच्छी टेक्निक से ये बना था उस टाइम पे। फिर एक सबसे बड़ी इमारत अगर पूछा जाए सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है, और ये कहाँ मिली है, तो ये मोहनजोदड़ो में मिली है। सबसे बड़ा अन्नागार मोहनजोदड़ो में मिला है। वैसे और भी जगह जगह बहुत अन्नागार मिले हैं, जैसे हड़प्पा में बहुत सारे अन्नागार मिले हैं, तो लेकिन सबसे बड़ा वाला जो है मोहनजोदड़ो का है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। इसके अलावा यहीं से मातृ देवी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। कांसे की नर्तकी मिली है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है एक मुद्रा पर, उसका मतलब इनका अंकन है पशुपतिनाथ का। योगी का अंकन है एक मुद्रा पर। इसके अलावा मिट्टी की तराजू भी मोहनजोदड़ो से मिली है। सबसे बड़ी ईंट भी मोहनजोदड़ो से मिली है। गीली मिट्टी के दिए मिले हैं मोहनजोदड़ो से। तो ये कुछ दोनों के मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 बार देख लीजिएगा। आगे बात करेंगे
चंदहुदड़ो की। चंदहुदड़ो जो है ये मनका बनाने का कारखाना हुआ करता था चंदहुदड़ो में, तो ये औद्योगिक राजधानी भी कही जाती है। चंदहुदड़ो को औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। मनका बनाने का कारखाना मिला। इसके अलावा एक संस्कृति हुआ करती थी जिसका नाम है झूकर जांगर संस्कृति, जो बीच में ही आई थी। एक सिंधु सभ्यता की पूर्वोत्तरी संस्कृति थी झूकर झांगर संस्कृति। इसके अवशेष हमें कहाँ से मिलते हैं ये पूछा जा चुका है, तो ये चंदहुदड़ो से मिलते हैं। इसके अलावा वक्राकार ईंटें मिली हैं चंद्रहुदड़ो से, अलंकृत हाथी मिला है, 4 पहियों वाली गाड़ी मिली है, लिपस्टिक और कंघा मिला है। लिपस्टिक कंघा पूछा जा चुका है, लिपस्टिक कहाँ से मिली है, चंद्रहुदड़ो से। और इस तरह से भी स्टेटमेंट बन सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो प्रसाधन की वस्तुएं थी वो यूज़ करते थे या नहीं, तो यूज़ करते थे, मतलब जो मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करते थे, जो भी उस टाइम पे उन्होंने बनाया होगा अपने तरीके से। नेक्स्ट बात करेंगे कालीबंगा की। तो कालीबंगा से जो है आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। अग्नि वेदिकाएं यहाँ से मिली हैं। जुते हुए खेत मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जुते हुए खेत मिले। कांच मिला है, कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं, कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं। इसी चूड़ियों की वजह से, काली चूड़ियों की वजह से कालीबंगा इसको कहा गया है। प्रतीकात्मक समाधि मिली है, सिलबट्टा मिला है, एक सिंह वाले देवता मिले हैं, बेलनाकार मोहरे मिले हैं, अंत्येष्टि की 3 विधियाँ मिली हैं। तो अंत्येष्टि की 3 विधि कौन सी है, पूर्ण, आंशिक और दाह संस्कार। तो ये अंत्येष्टि की विधि इंपॉर्टेंट है, अग्नि वेदिकाएं इंपॉर्टेंट है, जुते हुए खेत और चूड़ियाँ। आगे बात करेंगे लोथल की। तो लोथल से जो है बंदरगाह मिला है, एकमात्र जो डॉकयार्ड या बंदरगाह कहा जाता है, ये कहाँ से मिला है, लोथल से। धान और बाजरे की खेती के साक्ष्य मिले हैं। फारस की मोहर मिली, इससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग विदेशी जो है जो व्यापार वगैरह भी करते थे। फारस की मोहर मिली है। दिशा मापक यंत्र मिला है, जो समुद्र वगैरह में यूज होता होगा। फिर धान की भूसी मिली है, तांबे का एक कुत्ता मिला है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बंदरगाह है, फारस की मोहर है और दिशा मापक यंत्र है, जो कि लोथल में मिला है। आगे बात करेंगे धौलावीरा की। तो एकमात्र स्टेडियम सिंधु सभ्यता का यहीं पर मिला है, धौलावीरा में स्टेडियम मिला है। 10 बड़े चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है और कहा जाता है ये सिंधु लिपि है। ये पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन बड़े चिन्ह वाला जो है शिलालेख धौलावीरा से ही मिला है। इसके अलावा अगर पूछा जाए पूरे सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल थे, सबसे अच्छा जल प्रबंधन किसका था, तो धौलावीरा का ही सबसे अच्छा जल प्रबंधन था। जल निकासी वगैरह की व्यवस्था अच्छी थी। और सबसे खराब किसका था, तो बनावली का था, जो भी हमने अपवाद में ऊपर पढ़ा था। फिर आता है सुतकोटता, यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। कब्र, एक विशेष प्रकार का यहाँ से कब्रगाह मिला है। तो बस ज़्यादा इसमें ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस बनावली की बात याद करें तो बनावली जो है हल की आकृति यहाँ से मिली है, मिट्टी का हल होगा, तो हल की आकृति यहाँ से मिली बनावली से। तांबे का बाड़ागर मिला है, जौ मिला है। फिर हुलास इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी में है, सहारनपुर में। तो ये हुलास से जो है खिलौना गाड़ी मिली है, एक मिट्टी की खिलौना गाड़ी। इसके अलावा मनके मिले, यहाँ से चूड़ियाँ मिली हैं। हुलास से खिलौना गाड़ी, मनके और चूड़ियाँ। आगे बात करेंगे कुछ अन्य तथ्य जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे हड़प्पाई लिपि जो है ये चित्रात्मक लिपि थी, पिक्टोग्राफिक लिपि थी, चित्र के माध्यम से लिखी जाती थी। और ये लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जो लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है उसको कहा जाता है बूस्ट्रोफेडन पद्धति। तो ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बूस्ट्रोफेडन पद्धति क्या है, तो जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। और इस टाइम पे जो लोग थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, लिंग और योनि की पूजा करते थे। तो ये इनकी धार्मिक मान्यता थी। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, शांत प्रिय लोग होते थे, युद्ध वगैरह में विश्वास नहीं रखते थे। अब इसी के बाद जब वैदिक सभ्यता आएगी तो वहाँ पर युद्ध भी होगा। यहाँ पे लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों टाइप के होते थे। और कहा जाता है कि संभवतः जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक समाज नहीं था। अब आगे जैसे वैदिक काल में एंटर होंगे, अब पितृसत्तात्मक भी शुरू हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मातृ देवी की पूजा, बहुत सारी मूर्तियाँ वगैरह इस तरह से मिली है, तो कहा जाता है कि ये मात्र सत्तात्मक था। इसके अलावा एक थे स्टुअर्ट पिगट, एक विद्वान है, विदेशी विद्वान। उन्होंने कहा है कि हड़प्पा को उन्होंने अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। कभी कभी स्टेटमेंट सीधे सीधे आ जाता है, किसने कहा है, स्टुअर्ट पिगट ने। फिर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इन्होंने ही विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने बोला है, स्टुअर्ट पिगट ने। अब एक चीज़ यहाँ पर और देख लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में स्थित है, इंडिया में। और फिर मोहनजोदड़ो पहले बड़ा माना जाता था, लेकिन जब से राखीगढ़ी की खोज की गई तब से राखीगढ़ी ही सबसे बड़ा माना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे कांसे का औजार, कांसे का प्रयोग भी इसी टाइम पे हुआ था, सिंधु सभ्यता के टाइम पे भी। हंटर ने कहा, हंटर एक विद्वान है, उन्होंने कहा है कि मोहनजोदड़ो का शासन जो है वो जनतंत्रात्मक था, लोकतंत्र मतलब राजतंत्रात्मक नहीं था। यहाँ पे जैसे अभी होता है लोकतंत्र, इस टाइम पे मतलब उतनी पुरानी बात है और तब यहाँ पर लोकतंत्र था, ऐसा बोला गया है हंटर के द्वारा कि मोहनजोदड़ो में राजतंत्र नहीं था, जनतंत्र था।
नेक्स्ट बात करेंगे, मोहरों पर एक श्रृंगी बैल का अंकन है। एक श्रृंगी, जितने भी मोहरे मिली हैं लगभग पर जो है एक श्रृंगी बैल मतलब एक सींग वाले बैल का अंकन मिला है। और एक और चीज यहाँ पर पॉइंट याद रखिए कि एक सुमेरियन लेख है। सुमेरियन लेख में कहा गया है कि सुमेरिया उस टाइम पे जो था, ये ईरान इराक के पास का वो है, तो सुमेरियन जो था इसका संबंध किसके किसके साथ था, तो मेलुहा के साथ इसका संबंध था। उस लेख में लिखा है कि मेलुहा के साथ सुमेरिया का संबंध है। और मेलुहा को विद्वानों ने कहा मेलुहा ही सिंध प्रांत है, मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता के साथ सुमेरिया के भी संबंध थे। तो मेलुहा अगर पूछा जाए किसको कहा गया है सुमेरियन लेख में, तो सिंध प्रांत को, इसके अलावा सिंध क्षेत्र को। फिर दिलमुन किसको कहा गया है, तो दिलमुन भी इसी में नाम लिया गया है, इसी लेख में दिलमुन कहा गया है बहरीन को। और ये भी इसमें मिलता है उसी लेख में कि बहरीन जो है यानी दिलमुन जो है एक साफ सुथरा देश है और ये हाथियों का देश भी कहा जाता था दिलमुन। और ये जो सुमेरियन लोग थे, एक अलग से भी पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये कि सुमेरियन लोग जो थे, सुमेरियन लोग इन्होंने ही सबसे पहले लेखन की मतलब शैली अपनाई थी। सबसे पहली लेखन व्यवस्था या फिर लेखन कला किसके पास आई, तो सुमेरियन लोगों के पास आई थी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, बस इसको ऐसे याद करना क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब उस टाइम पे सिंधु सभ्यता के टाइम पे कुछ धातुएं जो है अलग अलग राज्यों से या अलग अलग जगह से मंगाई जाती थी और ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे तांबा जो है ये खेतड़ी से मंगाया जाता था। अभी भी तांबा जो है खेतड़ी की खानों राजस्थान से निकलता है। तो तांबा जो है राजस्थान, खेतड़ी और बलूचिस्तान से आता था। लाजवर्द जो है ये बदख्शां अफगानिस्तान से आता था, यही क्वेश्चन पूछा गया था। फिर फिरोजा और टीन ये ईरान से आता था, फिरोजा और टीन ईरान से। चांदी जो है जावर की खानी जो राजस्थान में है, इसके अलावा अजमेर से आता था, अफगानिस्तान से आता था। सीसा जो है, सीसा और लाजवर्द कहाँ से आता था, अफगानिस्तान से। शिलाजीत हिमालय से आता था। गोमेद जो है ये गुजरात से आता था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पढ़ लेनी है, ऐसे याद रह जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए दोबारा भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होते हैं बहुत। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैंने उसमें दिया हुआ है, पीवाईक्यू वगैरह कराया गया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैचिंग में आता है। तो गार्डन, चाइल्ड और व्हीलर ने कहा था कि बाह्य आक्रमण हुआ, यानी आर्यों का जब आक्रमण हुआ, इन्होंने बोला ऐसा, तब ये जो है सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। अर्नेस्ट मैके और एसआर राव ने कहा कि बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया था। ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष ने कहा था कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता खत्म हो गई। एम.आर. साहनी ने कहा था कि भूतात्विक परिवर्तन से खत्म हुई। जॉन मार्शल ने कहा है कि प्रशासनिक शिथिलता से खत्म हुई। के.यू.आर. कैनेडी ने कहा महामारी से खत्म हुई। ये पूछा जा चुका है, किसने कहा था महामारी से, तो कैनेडी ने कहा था महामारी से। फिर जलवायु परिवर्तन वाला भी इंपॉर्टेंट है, ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष ने कहा था। तो ये इतनी चीज़ें जो है यहीं से क्वेश्चन सभी आपके बनेंगे, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी चीज़ें यहाँ पर कवर कर ली गई हैं। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, यूजफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करिए। इसके अलावा आरओ का अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपरली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर सभी नोट्स वगैरह जो भी टेस्ट वगैरह हैं वहीं पर सब आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।